नमस्कार से जोहार तक का ये जो सफर है, हम झारखंडियों ने इस सफर को तय तो कर लिया है, लेकिन इस सफर को तय करने में कई बलिदान हमें देना पड़ा है, अपनों को खोना पड़ा है। हमारे साथ ऐसे ही बलिदान, ऐसे ही संघर्ष की एक वाहक है, पूर्व मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता। आप जैसे इनका तारुफ लेना चाहें वैसे तारुफ करवा सकते हैं। गीताश्री उरांव जी हमारे साथ है। मैडम, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। जोहार मैम, इंटरव्यू की शुरुआत में आपसे जो सबसे सामयिक मुद्दा है उसी पर हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अगर भारत मित्र लोग अगर फॉलो करते हैं तो उन्होंने देखा होगा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, कल हमने उनको इनवाइट किया था और बहुत लंबा हमने उनका इंटरव्यू भी किया। सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के विवाद तो है, लेकिन अजय तिर्की को कल हमने बहुत तल्लीनता से सुना। उन्होंने कहा कि रैंप जब बन रहा था, जब शुरुआत हो रही थी, जो आज विरोध कर रहे हैं वो लोग उस वक्त कहाँ थे। उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि L&T को मिला काम, जमीन अधिग्रहण का था, तो केंद्रीय सरना समिति के नाम से एक चिट्ठी है कि भाई सरना स्थल का 10 डिसमिल जमीन है, जिस जमीन को हम अधिग्रहित करना चाहते हैं। उन्होंने किन्हीं का नाम लिया, कोई अरविंद हंस है। उन्होंने कहा कि अरविंद हंस के मन में लालच आ गया, वो महासचिव समिति के, उन्होंने वो जो चिट्ठी आई उसको दबा लिया और उन्होंने अपने आप को बताया कि भाई इस सरना स्थल का मैं ही उत्तराधिकारी हूं, तो ये पैसे मुझे मिलने चाहिए। खैर, वो मामला उस समय जब 10 डिसमिल जमीन चली गई, सबको जानकारी हुई, उस समय विवाद नहीं हुआ। फिर से 10 डिसमिल जमीन और लेने की बात थी, विवाद वहां से शुरू होता है। फिर वो विवाद का पटाक्षेप हमने सरना समिति ने कर दिया। फिर विवाद जब कुछ नहीं बचा तो रैंप को लेकर के विवाद हुआ। तो इसका आप कुछ जवाब देना चाहेंगे कि उस समय वो विवाद क्यों नहीं उठा, और क्या जो अजय तिर्की बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं आपके परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है, जो ये सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है, एक सरकारी कागज जिसमें लिखा है कि हितवंत व्यक्ति मतलब कौन है, हाँ, जिसको मुआवजा मिले। जी, केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष कौन है? अजय तिर्की। वो किस लिस्ट में वैसे कैसे नाम आ गया? और क्या अजय तिर्की उस जगह का वासिंदा है, या केंद्र सरना समिति डायरेक्टली उस जगह से कनेक्टेड है? पहला सवाल जी। तो आखिर वो सरकारी कागज में चढ़ा भी क्यों? दूसरी बात, जो अरविंद हंस हैं और वो जो अब उन्होंने अपनी एक समिति बनाई है, न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति जी, तो उसके वो सचिव हैं। बनाया इन लोगों ने, जो इन लोगों की जो सारा गतिविधि को देखते हुए इन लोगों को भी लगा कि अब ये केंद्रीय सरना समिति आके हमारे साथ जो ये सारा खेल खेल रही है, तो हम क्यों नहीं अपना भी खड़ा करें स्थानीय। तो हर जगह होता ही है, हर मौजे का भी होता है। तो ताकि हम पत्रचार कर सके, अपनी बातों को रख सके, ये मकसद रहा उनका। और फिर जो ये बातें आई कि भाई केंद्रीय सरना समिति को इतने लाख मिलेंगे, 35 लाख कितने हजार, पता नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मगर चलिए जो भी है। तो वो जो बातें आई, तो उन्होंने बस उसमें जो चिट्ठी में ये बात लिखा है कि हम ये जो सरना, देखिए सरना स्थल के लिए पहान हुआ करते थे, उनको ही ये जमीन आवंटित हुई थी, जो 3 तरह के खतियान में दर्ज रहे, CS, RS, MS में, ठीक है। वो आज दुनिया के सामने कि 46 डिसमिल की जमीन जो सरना स्थल के रूप में चिन्हित है, उसमें मंगरू पहान को के नाम से है, ठीक है। अब मंगरू पहान के वंशज कौन है? वो अब खंगाली है, तो हंस परिवार है आज के डेट में, ठीक है ना। तो अब जो वहां का वासिंदा है, पहला दावा तो उसी का बनेगा ना। बनता है। उन्होंने मांगा नहीं मांगा वो बात अलग की है, मगर उन्होंने ये लिखित रूप से दिया कि हम यहाँ के वासिंदे, हम उनकी पीढ़ी मतलब वंशज हैं। तो दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर दावा भी अपना कैसे रख सकता है? बस ये था उनका करस्पॉन्डेंस। और उसको जिस भी तरह से बातें जो भी आगे का है वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, मगर बेसिक बात यही कल कि केंद्रीय सरना समिति आखिर पिक्चर में आया भी कैसे, क्यों आया? भाई ठीक है, पहल उन्होंने की सरना भवन के निर्माण के लिए, ठीक है, उस समय विवाद भी हुआ, यही लोग विवाद कर रहे थे, तो मैंने भी समर्थन किया कि चलो ठीक है,
कोई अच्छी चीज बन रही है तो जी। बनने दिया जाए। मगर उसके बाद से तो फिर, क्योंकि मेरे भी अपने बड़े काम रहते हैं, मैं भी एक संगठन अखिल भारतीय जी, आदिवासी विकास परिषद की हूँ, और मेरा अपना क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, वहाँ की समस्याओं को भी देखना और जो अपने राज्य की समस्याओं को भी देखना, और हमारे अपने संगठन का भी गतिविधि बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर वो बात वहीं तक रह गई। फिर मेरा उधर उधर से कोई बात भी नहीं आ रही थी, मुझे पता नहीं था। अब ये सीधा मुझे बात ध्यान मेरा गया पिछले साल सिर्फ ये देखते हुए कि आपका अक्टूबर के महीने में हाँ, ये जब मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जब ये बहू बाजार में जी। उतरने वाले रैंप का जब उद्घाटन किया, तो उसी दिन पेपर में छपा था कि 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन पे आपत्ति दर्ज की थी कि ये गलत तरीके से बना, मगर बावजूद भी बन गया, उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। अब दूसरी तरफ से, मगर ये अक्टूबर के महीने में मेरा खुद वहां पर जाम में 4 से 5 मिनट का फंसने का एक अनुभव है। अच्छा। मुझे लगा फिर ये क्या है, और मेरी नजर भी गई कि फ्लाईओवर से तो मतलब गाहे बगाहे 1-2 ही गाड़ियां उतर रही हैं, कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर से ही आ रहे थे, अगल बगल से ही सब हम लोग खड़े हो रहे थे वहां पर गाड़ियां। फिर नवंबर के महीने में मैं जो ठीक आपका रेलवे स्टेशन से जो सड़क मुड़ती है जी। इधर से रमटोरी की तरफ, उधर मैं गलती से ही पहुंची थी एक्चुअली, किसी का घर ढूंढते ढूंढते। अच्छा। तब जुटको काम कर रहा था और उसका हाइट जितना होना चाहिए प्रॉपर वो हो रहा था, क्योंकि हम तो यहाँ रातू रोड का भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक ना मकान ना दुकान कुछ नहीं। ना मंदिर का छुआ गया, ना कब्रिस्तान की ईंट हिली, ना आपका गुरुद्वारा और फ्लाईओवर भी लगभग कंप्लीट है। लगभग कंप्लीट है। कुछ एक दुर्घटनाएं जरूर हम्म। हो गई हैं, वो अलग बात है, मगर वो तरीके से बना है और आज लोग खुश हैं। मगर ये क्या कर ऐसा हुआ इस बीच में, जबकि ये आपका 21-22 का ही है, भूअर्जन विभाग से जो इसका प्रक्रिया शुरू हुई, जहां जहां लेना था, तो वो तो खैर अभी हमारे उसमें नहीं था, क्योंकि डीपीआर बनता है, सरकारी काम हो रहा है, हम तो बस ये देखेंगे ना फ्लाईओवर बन रहा है, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात आई, और ये आया कि काटाटोली चौक में कुछ लोगों ने वहां पर विरोध किया, काम बहुत दिन तक बंद हुआ, फिर हुआ कि नहीं चलो आगे भी बढ़ गया। तो हम लोग का तो था कि जाम से निजात करने के लिए और परिचालन वाहनों का बढ़िया से हो, जी। ये सबके समझ में यही मकसद भी था। मकसद भी था आपका। मैं कौन से शुरुआत 3 साल से बन रहा है तो वो ठीक से बन रहा है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है। सही बात है। मगर वो अगर हमारी चीजों पे आघात करे जो ओरिजिनली डीपीआर में नहीं था, ठीक है ना, रैंप ठीक सरना स्थल के सामने उतारा गया है, वो भी जो सर्विस लेन अभी बनी है वो उस खतियानी जमीन के ऊपर बनी है, अतिक्रमण करके, सरकारी अतिक्रमण, अधिग्रहण मैं नहीं कहूंगी उसको, अतिक्रमण किया, अतिक्रमण है, क्योंकि उसी जगह पे ही वो सर्विस लेन अभी जा रही है, ठीक है ना। और 46 डिसमिल की जमीन हजारों लोगों को संभालने के लिए पहले ही बहुत कम पड़ रही थी, ठीक है ना। तो अब उसमें और जो 10 फीट, अब जो भी जितना भी डिसमिल बच गया है, अब उसमें मतलब कितने लोग समा पाएंगे एक साथ, या उसको कैसे, मतलब उसकी व्यवस्था बनेगी, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो वहीं के लोग जो उस मैनेजमेंट में लगे रहते हैं रात तक 11-12 बजे तक पूरी रात बोलते हैं कि हम लोग लगे रहते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितने व्रती हैं, उपवास रखते हैं, उनका ये एक आस्था सी बन गया है मन में कि हमारी जो पूजा तभी सार्थक होगी जब हम यहाँ पर जल ढालेंगे, परिक्रमा करेंगे। सही बात है। तब उतने लोगों के लिए परिक्रमा करने की भी अब तो नृत्य का तो जगह ही नहीं बचा, घोड़ा दल का क्या होगा, परिक्रमा करने वालों की भी जगह नहीं बची। और ये सारा कुछ जो है, जो भव्यता, सुंदरता, जिसको 2022 के उस सर्वे में 5वां स्थान दिया गया देश भर में, कि व्यवस्थित ढंग से होने वाला, मतलब आपका पुरी का मान लीजिए, कर्नाटका, मैसूर का दशहरा का, उसी तरह के और 2-3 हैं, और 5वां स्थान में हमारा आया। तो कहीं ना कहीं घंटी बजी आरएसएस, वीएच और वीएचपी और बीजेपी के उसमें, कि जिन्होंने
ये तो हम जिनका तो सारा समूल नष्ट करने की हम योजना बना रहे हैं, बना ही चुके, कर भी चुके ये लोग कारनामा, और ये तो अपनी भव्यता के साथ, अपनी परंपरा के साथ अपना नाम दर्ज करा रहे हैं हर जगह। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि 2016 में जो है गुमला जिला में 2 दिन का अधिवेशन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, और नारा लगाया गया था सरना सनातनी एक है, जिसका बहुत विरोध हुआ। फिर बिल्कुल अगले साल ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आते हैं झारखंड में, झारखंड की धरती पे खड़ा होकर अनाउंस करके जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड। आप कौन है डिसाइड करने वाले? आप हमारे बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं, उनको हमसे परेशानी है बहुत। अच्छा। हमारे इतिहास से, हमारी विरासत से, हमारे सब चीज से, हमारे उस दावे का, और जिसको सुप्रीम कोर्ट के भी जज जो है ये बोल चुके हैं कि आदिवासी इस देश का असली मूल मालिक जी, राजा है वो इस देश का। इससे परेशानी है, इससे परेशानी है लोगों को, इन मनुवादी लोगों को परेशानी है। लेकिन इस बार तो चूंकि कल ही के इंटरव्यू के मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं इस बार। देखिए, बीजेपी के हाथ में अब तो ये तो उनकी जो भी बुद्धि है, जो भी सोचना है, या अपने आप को बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए, दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है ना, खेलने की क्या जरूरत है? मैं तो जब भी चाहूँ बीजेपी में शामिल हो सकती हूँ। मुझे कांग्रेस में रह के बीजेपी का एजेंटी करने का क्या जरूरत है? मेरा डीएनए है कांग्रेस। मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी आए, मेरी माँ उनके बाद कांग्रेस में रही, मेरे ससुर जी भी रहे, और मेरे पति भी रहे उसमें, जो भी अभी स्थिति ठीक है, समय तो था, समय के अनुसार जो भी हुआ। मगर मुझे करना होगा तो मैं डंके की चोट पे कर रही हूँ। अभी जबरदस्ती कि हाँ ये कनेक्शन है, तो क्या मुझे वहां से डायरेक्शन मिल रहा है? नहीं, मुझे समाज से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, समाज के साथ मैं खड़ी हूँ, समाज के, मैं बिल्कुल उसके हर निर्णय में जो मुझे सही लगता है मैं उसके साथ में हूँ। और ये मांग हमारी जायज है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, क्योंकि जब आदिवासी हिंदू ही तो है कहते हुए इन्होंने जनगणना के प्रपत्र से हमारा कॉलम कोड हटा दिया है, जो हमें बतौर हमारी पहचान देश भर के आदिवासियों को, जो आदिवासी एवं अन्य मान्यताएं यानी अन्य देखते थे फॉर्मेट्स में, और जो ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशंस का जो अदर्स देखते थे, वो हट चुका है, वो हट चुका है, यही बोलते हुए कि आदिवासी हिंदू है, आदि सरना सनातनी एक है। तो वो अपने संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खाके में वो 15 करोड़, वैसे सरकारी आंकड़ा तो 2011 का देश भर के आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का निकला है, मगर उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं उसके बाद 2020 मतलब कोविड जैसे कम हुआ, मेरा जंतर मंतर से लेके दूसरे राज्यों में भी जाना, लोगों के साथ, हमारा तो संगठन भी इतना फैला हुआ है, तो मेरा सब जगह जाना हुआ है, और सबका ये कहना है 15 करोड़ से ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं किसी भी हालत में। मगर ये योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो इस आंकड़ों के साथ, जो सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ और ये गड़बड़ियां होती आई हैं। अच्छा, आप चूंकि आपने बताया कि आपका डीएनए भी कांग्रेस है, और कांग्रेस की आप नो डाउट हमने देखा है कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस को मजबूत करने में आपका, आपके परिवार का अहम योगदान रहा है, और कांग्रेस इसको भूल भी नहीं सकती। लेकिन अभी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं आप पार्टी लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट राइट तो जा रही है, पहली चीज। तो और दूसरी चीज, जो रांची बंद हुआ था उस दिन हमने क्या देखा, उसके बाद वो प्री रांची बंद और पोस्ट रांची बंद, 2-3 चीजें जो चर्चा का विषय है। पहला पॉइंट कि रांची बंद में वो लोग तो सड़क पर उतरे जो अपने आप को सरना मानते हैं, सरना धर्मावलंबी, लेकिन जो क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं, जो जिन्होंने कन्वर्शन जिनका हो चुका है, वो सड़क पर नहीं उतरे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, उसका एक और उदाहरण भी हमारे सोशल मीडिया पेज पर लोग कमेंट्स में भी ये बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए लोगों की प्राथमिकताएं होती हैं। जिस दिन रांची बंद का आपने आह्वान किया, वो सफल रांची बंद हो रहा था, उसी शाम में जिसकी जो प्राथमिकता वो कर रहा था, बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की इफ्तार पार्टी कर रहे थे। ये सवाल भी उनसे पूछा गया, वो इग्नोर कर गए। तो इन सबको आप कैसे कांग्रेस में रहते हुए कैसे जस्टिफाई करेंगे?
देखिए, अपनी अपनी है भावना है। और देखिए, मानव श्रृंखला के दिन में मुझे पता चला, मैंने कुछ लोगों को तो मैं पहचानती हूँ और कुछ लोगों ने कहा कि चर्च के लोग भी समर्थन में आए थे। अच्छा, हाँ, आए थे। आए तो थे। मैंने फलाना मतलब मैं जिनको सामने हाँ, से हाँ, जानती हूँ, फादर उधर को मैंने नहीं देखा था, मगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो मेरे साथ आके खड़ी थी। अच्छा। तो वो था। तो फादर्स लोग को तो लोग पहचानते ही हैं, ज्यादातर लोग, पत्रकार लोग भी पहचानते हम हैं। तो लोग भी उन्होंने कहा पहचानते कि ये मिशन फंड, वो सपोर्टेड एक मूवमेंट है। अब वो हटे इस बात को लेके, तो अब हो गया कि बीजेपी आ गया वहां पर, क्योंकि बीजेपी के भी लोग उसमें घुस गए। अब जो भी हमारा, जो भी ये सब विरोध वाला जो सिलसिला चलता था, तो हम किसी को आमंत्रित तो करते नहीं है, सब लोग अपने आप ही आ हैं, खुद ही जाते हैं। आते हैं। अब कोई आ गया तो हम धक्का देके उसको भगा तो नहीं सकते हैं। कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आ ही जाते हैं, और फिर वो सारी चीजें उधर उस तरफ मुड़ जाती है। एक बार चर्च को वो किया, अब बीजेपी को क्या, मतलब भैया आप लोग हटिए ये यार तो खैर साइड में। अनंत बहस है ये। अनंत बहस है इसका, और उसमें कुछ वो नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो ये सारी चीज जो हम, मैं उसका विधिवत रूप से लगी हुई हूँ लगातार इस बात को लेके कि हमारा जो कॉलम कोड है, वो कॉलम कोड हमें ऐतिहासिक रूप से मिला है। अंग्रेजों ने जब 1871-72 में इस देश में जनगणना का काम शुरू किया, तो आदिवासियों को अन्य धर्म समुदाय से अलग देखते हुए हमारा कॉलम कोड उसी समय से ही अलग अलग था। रखा, जो 1941 तक चला। ट्राइबल, अदर्स, ट्राइबल, अदर्स ट्राइबल्स, ट्राइबल जी जी। रिलीजन, एनिमल्स प्रिमिटिव, फॉरेस्ट ट्राइब्स, इंडिजिनियस, एबोरिजिनल, और आखिर में ट्राइबल रिलीजन भी आया, ट्राइब्स करके भी आया। ये इन्होंने सालों साल चलाया। उसके बाद आज़ादी के बाद 1951 में जो पहले तो आपका आया, ट्राइबल करके आया। फिर 1961 में जब और बातें आगे बढ़ी होंगी, जब उन्होंने महसूस किया कि नहीं, अदर्स बेटर है, जिसमें बाकी सभी अपना वो कर सकते हैं, तो वो तब से लेके हमारा 2011 तक, तभी ना 2011 में सरना आदिवासियों ने हम्म। 50 लाख उसी जनगणना के अंतर्गत, उसी बिल्कुल बिल्कुल कॉलम कोड के अंतर्गत ही तो अपना वो दर्ज करा पाए। बिल्कुल। तो ये बात स्थापित है। अभी एक नया नैरेटिव निकल रहा है कि आदिवासी जो है आजादी के बाद से ही अपने अलग पहचान, अपनी कॉलम कोड के लिए। अरे भैया, रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरे पढ़ो पास तो सारा कुछ जी। है। रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में मिल जाता है सारा चीज, वो हमारे पास है। मैं बिना कोई सबूत के बात नहीं कर रही यहाँ पे, जो भी बातें हैं ना, उसके कागजात मेरे पास हैं, हर एक चीज के कागजात मेरे पास हैं। तो मैं फालतू की बातें नहीं कर रही, हवा में बात नहीं अच्छा, कर रही। इसको लेकर के भी दो मत है। हमने इसको लेकर के भी देखा कि इसको भी लेकर के सरना धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड, इसको लेकर के दो बातें, मतलब इसमें क्या अंतर है नहीं नहीं, सरना आदिवासी को तो उसको नहीं, एक परिभाषा वो जबरदस्ती की डाली गई वही 2030 वही मैं में। मतलब कंफ्यूज हो गया मैं खुद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली होना था। देखिए, अदर्स वाले जिसमें मैं भी थी उस जी। डेलीगेशन में, गुजरात से भी टीम आई थी, और छत्तीसगढ़ से भी आए थे मेरे ख्याल से लोग, जो इस बात को मानते हैं कि देश भर के आदिवासियों की पहचान का मामला ठीक है। है। तो फिर वो हर जैसे ट्राइबल रिलीजन पे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही, शायद 18-19 में ही पास कर दिया था वहाँ अच्छा। पे। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ट्राइबल रिलीजन ही ठीक है। वहां से प्रस्ताव वो निकल चुका है। उसी तरह से यहाँ पर भी फिर लगे, जगह जगह अपना लोग जा रहे हैं, वो टीम जा रही है, तो उसमें मैं भी थी। अच्छा। और हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, वहां पर रखी, और वो सारे कागज भी दिखाए जो 2015 में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ही ऑफिस से वो निकली थी चिट्ठी कि 90 के तकरीबन आदिवासी समुदाय के अलग अलग कोड की मांग का वो मतलब ठीक है। आवेदन आया हुआ है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अच्छा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल इसलिए नहीं है। अब देख लीजिए ना, हिंदू को बोलते हैं 24 तरह की शाखाएं हाँ हैं, ठीक है। सैकड़ों देवी देवता हैं, ठीक फिर है। भी एक कोड है। चर्च 2 है, हाँ। मुसलमान का भी 2 पंथ है, आपका शिया सुन्नी, सी और सुनी। आपका जैन का भी 2 है, आपका सिख का भी 2 है,
आपका बौद्ध का भी तो बौद्ध का भी बुद्ध का भी तो है। और यहाँ पर आपके आदिवासी का हर, जैसे गोंड है, भील सबसे ज्यादा आबादी वाले हाँ हैं, उसके बाद गोंड आते हैं, उसके बाद बाकी बाकी जो भी है है। बाकी। तो अब तो सबके पहचान के लिए कोई एक ही हो सकता हाँ है ना, कोड तो एक ही होगा। क्योंकि मैंने जब 2020 में सरना कोड के लिए मानव श्रृंखला बनाने के बाद ये कहा कि सर हमारा तो एक राष्ट्रीय स्तर का एक है, हमने ये सक्सेसफुली कर दिया, अब हम चाहते हैं कि मतलब हम राष्ट्रीय स्तर से करें, तो अगर आप राज्यों में बोल देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए ये आपके 5-6 राज्यों की ही मांग है, बाकी आदिवासी आज के डेट में अदर्स के ही उसमें सहमत हैं, वो समझ गए हैं, क्योंकि 2015 में वो चिट्ठी निकली थी। तो ये मामला है। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ने सिर्फ बिहार के आदिवासियों को तो देख के अखिल भारतीय आदिवासी का गठन नहीं नहीं नहीं, किया था, उन्होंने पूरे देश भर देश के आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। तो जब तक आप दूसरे का मान सम्मान का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या वो आपके साथ चलेंगे? संभव क्या ही नहीं। संभव ही नहीं है। और सबका अधिकार है अपना, सबका अपना अपना अस्तित्व है, अधिकार है, भले मतलब वो अलग अलग समुदाय में के नाम से जाने जाते हो, मगर सबका अपना अपना एक और है तो आदिवासी। है आदिवासी प्रकृतिवादी, बिल्कुल। तो बिल्कुल उस हिसाब से है। और इन सब बातों को सुन के मुख्यमंत्री जी भी उस समय 2020 की ही बात है, वो इस बात पे एकदम कन्विंस हो गए थे, और उनका बस एक लाइन का ही जो स्टेटमेंट आया था इसमें चैनल में, कौन सा भी जो भी चैनल जी था, कि पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान की बात है, उन्होंने बस ये हाँ, ये कहा, तो कहा था। ये कहा था। उसके बाद फिर जो सरना कोड वाले हैं उन्होंने ऐसा धमाल मचाया, ऐसा प्रेशर बनाया कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तब क्योंकि दो तरह की बातें हैं, वो ये भी समझ रहे हैं कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो क्या करें, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने सरना धर्म कोड, सरना आदिवासी कोड का बात, मतलब उनको पता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है आदिवासी पे ही जाएंगे, अन्य वाला ही हाँ, उस पे हाँ। होंगे, सरना पे तो वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके रिजेक्टेड है हैं। ये। गोंडी, कोया, परनेम, टोडी जो भी अपना जी, डाल जी। रहे हैं सबका रिजेक्ट हो चुका है, उनको पता है, हमने बता दिया, दिखा जी। दिया सब कुछ। तो वो इस तरह से प्रस्ताव गया, उनको पता है कि ये गिरने वाला है, नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, अलग से कैसे देंगे, फिर तो सभी कूदेंगे ना, जी जी। तो फिर तो सबके बाल ही खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बात, जो चीज संभव हो, बाकी लोगों ने सोचा कि ताकत हम वहीं पर लगाएंगे ना, या उसमें ही रहें जो हमें मिला हुआ ऑलरेडी, जी। और इसी खींचातानी का ही तो फायदा भारत सरकार अभी तक उठा ही रही है, उठा ही रही है। इसी चीज का बार बार इसी चीज को बोल रहे, अरे भैया प्रैक्टिकल बनो, देखो यथार्थ क्या है, क्या संभव है, क्या हमारे हित में है, या फिर पूरे आदिवासी देश भर के आदिवासी समाज के हित में। अब इसके लिए बार बार लोग जा रहे हैं जंतर मंतर जी। सब, और ये बड़े, क्योंकि जब मैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जब पहली बार 2021 में गई अपॉइंटमेंट लेके, तो उन्होंने कहा मैडम आप अन्य की बात कर रही है, मगर आपके यहाँ तो सरना कोड के बारे में मांग उठती है। हमने कहा दे दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो हम उसमें भी खुश हैं, दे दीजिए ना। तो चुप हो गए वो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मैंने तो उलट के बोल दिया ना उनको, दे दीजिए आप, दे दीजिए, जबकि तो उनकी मंशा हमेशा के लिए हमारी चीजों को मिटा देने वो तो का देने की है ही नहीं मंशा, उनकी दिखती मंशा नहीं है नहीं। और 2023 में देखिए क्या होता है, 2023 में जैक के द्वारा जो है ऑनलाइन फॉर्मेट एप्लीकेशन जो एक होता है, जी। रिलीज होता है, जिसमें 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड निकलता है स्कॉलरशिप के लिए, नेशनल मीन्स फॉर मेरिट एंड स्कॉलरशिप वाला जो था 8वीं कक्षा जी। और उसमें सरना आदिवासियों के लिए नहीं है, यानी वो चाह रहे हैं कि हिंदू में मारे। हम बोले नहीं, हम तो मुस्लिम में भी मार सकते, कहीं भी मार सकते, आपने ना मर्जी है, आपने तो कोई हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी, मतलब ये मजाक की बात है। मगर ये बहुत गंभीर बात थी, तो हमने तुरंत ही जो है जैक के जो अध्यक्ष हैं उनको, डॉक्टर महतो, उनको मैंने फोन करके कहा कि ये भाई क्या है, आप मतलब ये किस तरह से हो गया, आप बताएं, हमें जरा जवाब दें। तो बोले मैडम हमने तो कुछ किया नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं,
आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार को चिट्ठी लिखे गृह मंत्रालय में कि ये देखिए यहाँ पर गलती हुई है, आप कृपया करके सुधारिए और सन्ना बच्चों के लिए भी जगह बनाइए, इंक्लूड कीजिए। कीजिए उनको। वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पर करेंगे? तो उन्होंने ठेल दिया अपने सचिव के ऊपर। सचिव को मैंने सारी बातें बोली, हाँ हाँ ठीक है मैडम बताइए, हम करेंगे। हम भी अपने काम में बिजी हो गए। फिर जब हमने देखा दिसंबर तक कुछ ऐसा नहीं कुछ हुआ। हो नहीं रहा है, तब हमने अपने परिषद, अखिल भारतीय परिषद, भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मीटिंग कॉल की और उनको जानकारी दी। तो सबका यही हुआ कि अब हम लोग जैक का घेराव करेंगे। जैक ऑफिस का घेराव करने की बात जैसे उन तक गई, उन्होंने तुरंत फटाफट उसी पॉइंट्स पे चिट्ठी लिख के भेज दी। हमने कहा इस गलती को सुधारा जाए, आइंदा से ना हो। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ और उनको अधिकार से वंचित करने वाली बात है, ये आइंदा ध्यान में रखी जाए। चली गई चिट्ठी। उसके बाद फिर आपका आता है 24, तो हम लोग सब इतना उथल पुथल रहा इस राज्य में। और उसके बाद फिर आपका चुनाव भी हुआ। चुनाव में गए हम लोग, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। उसके बाद दिसंबर के महीने में मुझे फिर से एक व्हाट्सएप आता है मेरे हाथ में, जिसमें यूडीआईएस का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें आप जो बहुत सारे कोड्स हैं, और इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि उसमें हिंदू का भी कॉलम कोड हटा के पारसी को, जो आज तक कहीं दिखते ही नहीं थे, उनको नंबर 1 पे रख दिया। अच्छा, यानी ना हिंदू रहेगा ना आदिवासी रहेगा। विवाद ही खत्म। विवाद ही खत्म करना, यानी भाई कि कोई चर्चा ही नहीं करेगा अब चर्चा ही नहीं करेगा। और ये मतलब पॉइंट नहीं मिलेगा हाँ, किसी को सही चर्चा बात है। का, कि भाई हमने भी तो हटा दिया। ये तो मतलब ये मतलब सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है, ये बात को और उलझा रहे हैं, बस और उलझा रहे हैं ये बातों को। क्योंकि भाई इस तरह से फिर तो कल को तो आपको हिंदुओं को भी तो जवाब देना होगा कि हमारे आंकड़ों का क्या होगा। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। कंफ्यूज देम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यही ये अपना जो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी जो अपना रहे हैं, तो ये कुल मिला के मैं वही ना कह रही हूँ, बहुत बड़े षड्यंत्र का ये हिस्सा है ये रैंप का उतरना। अच्छा मैम, आज आप बहुत मतलब चूंकि बात हो रही है और बहुत दिल से आप भी बात कर रही हैं, मैं भी बहुत मन सा मेरा जो सवाल पूछने का वो तमाम सवाल पूछ रहा हूँ। अव्वल तो क्या होता है कि जैसे तथ्यपरक आप बातें कर रही हैं, इस कम्युनिटी में तथ्यपरक बातें करने वाले बहुत कम मिलते हैं हमें। पहली चीज ये होती है। अब जैसे कुछ दिन पहले मैं खूंटी गया हुआ था, तो संघ से जुड़े हुए एक मुंडा जी मिले थे मुझे, टोप्पो जी मिले थे मुझे, मुंडा जी नहीं टोप्पो जी। तो उन्होंने बार बार बाबा कार्तिक उरांव का उदाहरण देते थे। वो एक टर्म यूज करते थे, वो टर्म यूज नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब वही था, इंग्लिश का कोई टर्म था, कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया उनको डीलिस्टिंग, यस डीलिस्टिंग, कि भाई डीलिस्टिंग का जो टर्म है वो बाबा कार्तिक उरांव ने कोट किया था और इस तरीके की बातें बता रहे थे। क्या ये सच है? ऐसा कुछ मांग थी उनकी? चूंकि आप में उनकी छाप देखने को मिलती है, जो उनकी राजनीति थी उस राजनीति को आपने मतलब झारखंड के मुद्दों को लेकर के पार्टी से भी अगर विमुख होना पड़ा तो वो भी अपना लिया। तो ये हमने देखा है गीताश्री उरांव को ये सब करते हुए। और तो ऐसी स्थिति में क्या बाबा कार्तिक उरांव ये डीलिस्टिंग वाली बातें करते थे? नहीं, देखिए डीलिस्टिंग की तो एग्जैक्टली उस समय क्या कोट किया गया वो मुझे भी नहीं मालूम है, मगर ये इतनी जानकारी मुझे जरूर है कि उनका ये मत था कि जो धर्मांतरण करके दूसरे मतलब धर्मांतरित हो गए हैं, निश्चित रूप से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए धर्मांतरित हुए। और जो आदिवासी, क्योंकि जब वो सांसद बने जी, और उनको पूरे देश भर में घूमने का मौका मिला, तब उन्होंने देखा कि हमारा समाज तो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जी। इतनी योजनाएं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ है, तो आखिर कहाँ जा रहा है? तो वो जो हमारे लोग जो पिछड़े रह जा रहे हैं, उनके प्रति उनको बहुत चिंता हुई कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें हमारे, और बल्कि उन्होंने एक किताब भी लिखी 20 साल की काली रात जी। और उसमें उनकी अपना जो दुख दर्द और वो जो था सब कुछ, जो भावना थी, उन्होंने विद डाटा डाला उसमें, डाला सब कुछ। मगर उनके उस के आखिरी जो पन्ने में, उस किताब की बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी किताब है, उसके आखिरी पन्ने में उन्होंने लिखा कि मैं अपने उन ईसाई भाइयों के आरक्षण की मैं वकालत करता हूँ जो पिछड़ गए हैं। अच्छा।
ये भी तो बात उन्होंने लिखी। जो पिछड़ गए, जो जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, वो उनको तो ठीक है, वो अब उनको जरूरत भी नहीं है नहीं। उसकी। और जो मगर पिछड़ गए हैं, मैं उनकी वकालत करता हूँ। ये है, अच्छा, ये सबूत में कोटेड है, ये बाकायदा। कोटेड है, ये मैं अपने से नहीं कह रही अच्छा, हूँ, ये है, अगर है लिखा हुआ तभी मैं बोल रही हूँ। और मगर उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो मूल भावना थी कि हमारा कुछ इतना इतिहास, हमारी परंपराएं इतनी बहुत ही सुंदर रही, मजबूत रही, अनुशासन में बांधने वाला एक पढ़ा सिस्टम जो हमारे उरांव मुंडा में जी जी, रहा, माझी परगना जो संथालों में रहा, ढुकलोसोर जो हो में रहा, और आपके इसमें क्या बोलते हैं माझी परगनायत संतालियों में रहा, ये बहुत प्राचीन समय से रही। तभी यही जो है हमारा मूल एक रहा आधार बड़ी बड़ी क्रांतियां करने का। अशिक्षा के दौर में आज आदिवासियों को तो जंगली पता नहीं क्या, हाँ, मतलब बोला ही वो जाता है। सब, हाँ बिल्कुल, मतलब इनमें समझ नहीं है। मगर तब उस समय उन लोगों ने उस तरह की व्यवस्थाएं बना के रखी थी कि अगुआ एक बार बोल दे तो चलते थे लोग पीछे, और उनमें वही भावना रहती थी कि अपना जल जंगल जमीन बचाना है। ये तो अंग्रेजों ने भी समझ लिया कि एक यही जो है समाज जो कभी हमारे सामने झुकेगा नहीं। तो फिर उन्होंने फिर तब जाके जो जितनी क्रांतियां हुई, तो मतलब आप समझ सकते हैं, आपका तिलका मांझी जी ने जी, बाबा। भागलपुर में जो उन्होंने किया, उसके बाद फिर आपका जो है 1832 में जो कोल विद्रोह हुआ, विद्रोह शुरू बिल्कुल। हुआ, लड़का आंदोलन भी इसको कहते हैं, और वो 4 साल तक चला, मतलब सिलागाई से शुरू होके वो आपका पलामू और कोल्हान तक भी गया। ठीक है। और उधर भी हमारे जो वीर शहीद हुए। तो ये जो है वो थोड़ा, मेरे पास एक किताब है क्राइसिस इन छोटा नागपुर, जी। उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, और उसमें ये लिखा है कि तब ब्रिटिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो समझ नहीं पाया कि हम कुछ और करना चाह रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। और फिर तब उसके बाद फिर संथालियों ने किया, संथाल उसके विद्रोह हुआ। था। तब जब वो, और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने भी किया, 60,000 का लोग जी बताते हैं, जी, उतने लोग शहीद हुए। तो तब जाके 1855 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का हुआ कि भाई इनकी जमीनों को बचाने के लिए अब बचाना कानून पड़ेगा। बनाओ, बचाना ही पड़ेगा। ये लड़ मरेंगे मगर हमारे सामने झुकेंगे तो नहीं। झुकेंगे तो नहीं, ये बात साबित कर दी। और उसके बाद फिर आपका उधर भी कोल्हान के लिए भी उन्होंने विल्किंसन रूल जी बनाया, जी, 1888 में, ये उसी बात का प्रमाण था। और उसके बाद फिर बिरसा मुंडा जी आए, इस बीच में और भी आए, हमारे क्रांतिकारी वीर सब होते गए, सभी समुदाय के भी आए, मगर आदिवासियों का विशेष रूप से जो सामूहिक रूप से जो अपना लगाव अपनी जी। जल जंगल जमीन से रहा है, उस चीज को समझते हुए, और फिर शहादत प्राप्त किया बिरसा मुंडा जी ने इतनी कम उम्र में। उसके बाद तो हुकूमत भी हिली हुई थी पूरा कि अब करे तो क्या करें। जी। तो फिर उन्होंने 1908 में जो है CNT एक्ट भी लेके आए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, मतलब एक तरह से उन्होंने सभी क्षेत्रों को छू दिया ऐसे करके। और फिर 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने ये बात लेके आई कि हमने आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में घोषणा हुई। 1935 में भी उसी बात को दोहराएगा, और ये चीज भी ऐड किया गया कि स्वशासन होगा और देश में चलने वाला कोई भी दूसरा कानून इन क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की है। और जब देश आजाद हुआ, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो 13(3) क में हमारी इन्हीं सब रूढ़िवादी परंपराओं को, व्यवस्थाओं को जगह दी गई है, कानून को जगह दी गई, मान्यता दी गई बतौर संवैधानिक रूप से। ये सारा कुछ है, बिल्कुल, ये हमारा इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने ये सब कुछ अपनी कुर्बानी के द्वारा हमें ये विरासत सौंपी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको बचाएं। और उसके बाद आपका फिर अनुसूचित क्षेत्र का जो पहले नींव पड़ चुका था, तो अनुच्छेद 244, 1 में 5वीं अनुसूची, 2 में 6वीं अनुसूची, ये सारा हुआ, उनके हिसाब से प्रावधान किया गया, प्रावधान लाया गया। ये सारी चीजें जो हैं बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत, ये संवैधानिक हमारे स्वशासन का वो दे दिया। अब देखिए ये बातें निकल रही है तो कितनी निकल, मतलब मैम
हम बहुत लंबी बात कर बहुत सकते लंबी हैं। हो जाएगी ये तो। अब मुझे लगता है मैं सारा काम छोड़ के यहीं पे बैठी रह लेकिन जाऊंगी। एक और मेरा सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है। अब ये जो स्वशासन व्यवस्था और सारी चीजें जब आप बोल रही हैं तो फिर से हम वहीं पर आ जाता है जहाँ सरकार गिनती नजर आती है, पैसा। हम्म। पैसा को लेकर बिल्कुल के फिर बिल्कुल से बिल्कुल। सरकार वही, हाँ फिर से आप उसी सरकार की एक हिस्सा है। हाँ। और फिर से वहीं पर बागी तेवर जो है गीताश्री उरांव जी के दिखते हैं कि पहले माटी फिर पार्टी। ये गीताश्री जी को हमने पहले भी देखा, अभी भी देखा। पैसा को लेकर के आपको क्या लगता है, मतलब आने वाले दिनों में सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें भी सरकार फंसती नजर आ रही है। देखिए, पैसा भी उन्हीं सब चीजों का, हिस्सा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का ही हिस्सा है, जिसका मेरे स्वर्गीय ससुर जी जी। संजय राव जी भी उसमें उसका हिस्सा रहे। हमने सामने से देखा है कि कितना डॉक्टर बी.डी. शर्मा हमारे घर में ही रुकते थे और ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, और कोई टाइम नहीं होता था निकलने का और लौटने का। रात में लौट रहे, रात में खाना खा रहे, और सब बाकी उनके साथी जो है, हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था उसमें चटाई लेटे हुए लगाई, हैं सब लोग। बस हो गए। मतलब एक अलग ही वो हमने जी देखा है जी। सब कुछ। तो ये बहुत, और ये मतलब जो चीजें हैं जो संवैधानिक रूप से स्थापित रही है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पे इन सब चीजों को मतलब वो करने की बात थी। और बस अभी दो गुट बन गए हैं। जी। एक बोलता है अक्षरश उतारो दूसरा JPRA बिल्कुल 2001 बिल्कुल बिल्कुल। हो गया है, फिर उसको 7 का भी बात आई, तो 1 पे ही बात हो रही है। तो उसमें नियमावली में बदलाव है जो दूसरे गुट को पसंद नहीं है, तो ये खींचातानी चल रही है। तो मतलब बहुत दुविधा की स्थिति है, और मेरे ख्याल से कोई एक रास्ता बढ़िया सामने, आमने सामने डायलॉग होके तभी समाधान निकलेगा। हाँ समाधान निकलेगा। अपनी जितनी बातें रखिए ना, जिसका जो सही होगा उसमें हो जाए चर्चा, चलिए। है ना। और उसके बाद फिर बहुत हो गया, 96 में बना है, स्वतः जी लागू जी है, जी। और 25वें साल में अब चल रहे हैं, और कितना, कितना तो वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा। तो उसको अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाई कोर्ट ने भी इसमें हाँ कहा तो था, हाँ सरकार से जवाब मांगा सरकार है। का जवाब मांगा है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, तो उसको समझते हुए मतलब दोनों तरह की बातें हैं। तो इसमें स्वशासन की बात कहाँ रह जाएगी जब मुखिया रहेगा। जी जी। ये बहुत सारी बहुत चीजें हैं, पेचीदगियां हैं असल में उसमें। पेचीदगियां हैं इसमें जो डाल दी गई हैं, जो लोगों को नामंजूर है। बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें तो कभी कभी तो लगता है कि 6 शेड्यूल का जो मॉडल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो भी होना चाहिए। हो जाए, लागू हो जाए। मतलब इस तरह की भी बातें जी आई हैं, जी। बहुत सारा है। तो अनंत समस्याएं हैं, मगर समाधान उसको तरीके से देख के चलिए। कर देना चाहिए, आ, ताकि हमारा आज ऑन राज्य। कैमरा ही मैम आपको एक बार वादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में ना मेरा मन भरा है ना दर्शकों का मन भरा है। तो एक इंटरव्यू आप जब को भी, आपको जब भी समय मिले, हाँ। आप एक दिन हमें 1 घंटे का समय देंगी, ताकि हम लोग आराम से बैठ करके, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लोग बात करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हो क्या रहा है, उन सवालों को, द थर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट बीइंग क्वेंच्ड, यही हो रहा है। तो चूंकि आपसे बात हुई तो समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां विवाद नहीं होना चाहिए फिर भी विवाद है। तो किसी दिन ऐसा हो कि हम समय निकालें, आप कहीं अगर फ्री हैं, आप बोलेंगी तो आप जहाँ आएंगे, बोलेंगे हम वहीं आ जाएंगे। लेकिन इस इंटरव्यू को हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। जरूर। और आपने अपना मगर अभी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि तो सब सारी बातों पे टच करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचे, जी मगर जो सरहुल के जो समस्या है उसको भी मेन फोकस में जी रखिएगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। वो बहुत जरूरी है जी आज हमारे लिए। हमारी आस्था का एक केंद्र की बात है, जिसमें पूरा समाज एकजुट हो जी गया है, पूरा मतलब ये मतलब सरहद पार कर गया है। जो भी सोशल मीडिया जी। आजकल, तो कोई भी अमेरिका इसकी में कोई बैठे बाउंड्रीज हुए नहीं है। कोई बाउंड्रीज नहीं है। बंगाल में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए आदिवासी देख रहे हैं, नेपाल में बैठे हुए आदिवासी देख रहे हैं, देश के तो देख ही रहे हैं। अमेरिका में भी हमारे जो हैं अच्छा, इसमें तो एक और चीज ये हुई है कि इसको लेकर के जो पारंपरिक विरोधी हैं उनको भी देख रहा हूँ कि वो आपका जो देवेंद्र नाथ महतो को मैंने देखा कि वो आप लोगों के साथ आए हुए। तो ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन साथ तो मिल ही गया आप लोगों का। नहीं ठीक है, छोटा भाई है
नहीं, हम अचानक देखे वहां पर हिनू चौक में, तो फिर आए, बोले चलो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को परस्पर इसमें सहयोग मिल रहा है और आप लोगों की आवाज जो है वो और समय के साथ बुलंद होती जा रही है। हाँ। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि सरहुल के पहले इसका कोई ना कोई समाधान हो ही जाए। हो ही जाए, मगर जिस तरह से अभी तक जो चल रहा है, जो अभी हालिया डेवलपमेंट जी। है जो तुरंत का, उसमें तो आप देख ही रहे हैं नहीं हो क्या हो सकता रहा है। है। 4 क्या मजदूर हो रहा लगाए गए। नहीं, ये आई वॉश ही हम लोग इसको समझ रहे हैं। ये काश ये अगर ये 1 महीना पहले भी शुरू किए होते। वैसे अभी भी अगर वो जेसीबी लगाए ना, तो 2 जेसीबी तब में तो हो जाएगा, 4 घंटे में मामला खत्म, सब खत्म हो जाएगा। सब जी। खत्म हो जाएगा। हाईवा लगाए, मगर अभी क्या हो रहा है, जो मुझे फोटो मिला है उसमें वहां पर रैंप के ऊपर ही स्टेज बनाने हाँ, की स्टेज वही है, रैंप के ऊपर तैयारी। ही जी। ये देखिए, और मुंह चढ़ाने वाली बात हो गई ये तो। हाँ, मुंह ही ना चढ़ा रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं कि हम तो ये भी नहीं करेंगे, हम ये चलो कर दे रहे हैं, तुम थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा पार्टी बैंड बाजा सुन लो। ये है, देखिए, भरमाने का एक तरीका सब चीजों को। तो जो इसका इम्पैक्ट सरहुल पर कितना पड़ने वाला है? अभी देखिए, तो ये स्टेज बनने का भी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अभी तो बहुत लोग आक्रोशित है। वो तो आपके बीच में यहाँ आके फंस गए इंटरव्यू में, नहीं तो बहुत नहीं, हम तो उधर भी बैठे हुए थे विधानसभा में, लगातार हमको कॉल और ये सब आ ही रहा था कि मैडम देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए, ये सब है, मगर बहुत चलिए बातें निकली हैं जी। बातें निकली और जरूरी बातें थी, जी। इसलिए हम आए आपके पास। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातों को रख के, क्योंकि सही तरीके से बातें आगे जाएं जी। तो लोगों को भी समझ में आए कि भाई हमारी मंशा क्या है, भटकाने की तो नहीं। है, अगर ऐसा सही था बात तो क्या मेरे पिताजी ने भी भटकाने का काम किया था, मेरे ससुर जी ने भी काम किया था, मेरी माँ भी, उन्होंने, वो भी सांसद रही, मंत्री रही और समाज सेवी, सबका मोड वही रहा। समाज का भले ही वो राजनीति को उन्होंने माध्यम बनाया, मगर समाज सेवा उनके लिए सर्वोपरि था। चलिए। और क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन तो वो सबका करते थे, सबके लिए करते थे, इसलिए आज भी क्षेत्र में घूम लीजिए ना, पूछ लीजिएगा सुमति उरांव के बारे में, कार्तिक उरांव के, बंदी उरांव के बारे में पूछ लीजिए, आपको लोग बताएंगे। बताने वाले लोग आज भी हैं, आज भी हैं, आपको मिल सही बात जाएंगे क्या किया उन लोगों ने। तो ये है, और वही विरासत का भी मैं हिस्सा हूँ। तो मैंने जो देखा वही सीखा और उसी को मिले के आगे चलिए, बढ़ा। तो बस। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपना धन्यवाद, समय दिया धन्यवाद। हमें। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो हर मुद्दे पर बातचीत हुई और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम आगे भी मैम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में कमेंट भी कीजिएगा और भारत मित्र से जुड़े रहें। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।